हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन का 24th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। इसमें हम जानेंगे अबाउट द वेरियस चेंजेस दैट टुक प्लेस इन फ्रांस, जैसे कि पीपल के क्लोथिंग स्टाइल्स में क्या चेंजेस आए या क्या लैंग्वेज एवरीडे की लाइफ में यूज होने लगी। तो ये सब चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट, उन चेंजेस की बात करेंगे जो फ्रांस के एवरीडे लाइफ में दिखने लगे थे। तो चलते हैं और समझते हैं द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। इन द फॉलोइंग ईयर्स आफ्टर 1789, फ्रांस में ऐसे सेवरल चेंजेस आए इन द एवरीडे लाइफ ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज पास किए जिन्होंने आइडियाज एंड मीनिंग ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी को एवरीडे प्रैक्टिस में इंक्लूड किया। तो क्या हुआ कि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने कुछ लॉज पास किए। अब इन लॉज से क्या हुआ? इन लॉज से ये हुआ कि मीनिंग ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी को एवरीडे प्रैक्टिस में ले लिया गया, इंक्लूड किया गया। अब चलते हैं, समझते हैं कुछ लॉज के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो पास हुआ था वाज after the attack on Bastille in the summer of 1789, और ये लॉ था abolition of censorship। क्या था? abolition of censorship। Now let us first understand what censorship means। तो जब कोई भी अथॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट या रिलीजन, प्रोहिबिट करती है या रोक लगाती है किसी भी बुक, फिल्म या न्यूज को पब्लिश या ब्रॉडकास्ट करने से, उसे सेंसरशिप कहते हैं। जब किसी अथॉरिटी को लगता है कि सर्टेन बुक्स, फिल्म्स या न्यूज पॉलिटिकली एंड सोशली एक्सेप्टेबल नहीं हैं और दे माइट बी अ थ्रेट टू द नेशन, तो वो ऐसी बुक्स, फिल्म्स या न्यूज को सेंसर कर देते हैं और इस एक्ट को सेंसरशिप कहते हैं। तो सबसे पहला जो लॉ पास हुआ था वो हुआ था आफ्टर द अटैक ऑन बैस्टिल इन द समर ऑफ 1789। और वो लॉ क्या था? जरा बताना, याद होना चाहिए, अभी अभी तो करा है हमने। हाँ, वो था अबॉलिशन ऑफ censorship। तो यूजुअली वी सी दैट मोनार्की में कॉमन पीपल को राइट नहीं होता है कुछ भी पब्लिश कर देने के लिए, बिकॉज जो हेड होता है ऑफ द स्टेट, जैसे किंग या मोनार्क, फियर्स दैट अगर कॉमन पीपल को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन दिया जाएगा तो इट विल पोज एज अ ह्यूज थ्रेट टू देम। मतलब अगर फ्रीडम दिया कॉमन पीपल को मोनार्की में किसी हेड ने, जैसे किंग या मोनार्क ने, तो क्या होगा कि वो एक थ्रेट हो जाएगा। क्योंकि अब लोग क्या करेंगे? अपने थॉट्स लिखना शुरू कर देंगे, बताना शुरू कर देंगे। अगर वो डिससैटिस्फाइड है तो भी लिखेंगे, अगर वो एंग्री हैं किसी बात पर, किसी मोनार्क की, तो वो भी लिखेंगे। सो इस तरह से वो एक ह्यूज थ्रेट थे, क्योंकि अगर वो लिखेंगे या बोलेंगे अपने थॉट्स तो वो औरों में सर्कुलेट होगा और उनको कई लोग ज्वाइन करेंगे। तो एक बड़ा थ्रेट हो जाता है किसी भी मोनार्क के लिए या किंग के लिए। तो फ्रांस में इन द ओल्ड रिजीम सारे रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेस, ये सब पब्लिश या परफॉर्म तभी होते थे
after the approval by the censors of the king. यानी जब उन्हें किंग परमिशन देती थी कि इट इज फिट टू बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड. तो कोई भी बुक, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई प्ले, ये सब कब पब्लिश और परफॉर्म होते थे? जब किंग उनको परमिशन देती थी. क्योंकि किंग के पास कुछ लोग ऐसे थे जिनको सेंसर्स बोलते थे, और वो सेंसर्स पहले इन बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेज, इन सब को देखते थे या पढ़ते थे, और फिर किंग को बताते थे कि ये पब्लिश होनी चाहिए या परफॉर्म होना चाहिए. तभी किंग परमिशन देते थे. मगर क्या हुआ? आफ्टर द रेवोल्यूशन द न्यू गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम किया, अकॉर्डिंग टू विच ऑल मेन वर ग्रांटेड सेवरल राइट्स. और उनमें से एक राइट था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इस राइट को नेचुरल राइट माना गया था, यानी वो राइट जो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब इट इज देयर बर्थ राइट. तो आफ्टर द रेवोल्यूशन क्या हुआ? द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो है उसे प्रोक्लेम किया गया बाय द गवर्नमेंट, और इससे क्या हुआ? ऑल मेन वर ग्रांटेड सेवरल राइट्स, और उनमें से मेन था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इसको माना गया एक बर्थ राइट. अब क्या हुआ? इस डिक्लेरेशन के बाद और अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप के बाद न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स अब बिना किसी रोक टोक के पब्लिश होने लगे. इवन प्लेस जो थे वो भी बिना सेंसर हुए परफॉर्म होने लगे, और फ्रांस के कोने कोने में ये सब इजीली अवेलेबल होने लगा, इवन इन द कंट्री साइड ऑफ फ्रांस. कंट्री साइड मतलब जहाँ पे विलेजेस होते हैं, रूरल. तो ये सब अवेलेबल होने लगा पूरे फ्रांस में, इवन द कंट्री साइड ऑफ फ्रांस. हर चीज जो पब्लिश होती थी अब फ्रीली डिस्कस एंड डिस्क्राइब करने लगी अबाउट ऑल द इवेंट्स एंड चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन फ्रांस. क्योंकि सेंसरशिप जो थी वो तो हट गई, तो अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया. तो लोग लिखने लगे, एक दूसरे से शेयर करने लगे अपने आइडियाज, प्लेस जो है वो परफॉर्म होने लगे. तो कोई भी चीज जो है अब पब्लिश या परफॉर्म होती थी तो फ्रीली डिस्कस और डिस्क्राइब करने लगी जो इवेंट्स और चेंजेस हो रहे थे इन फ्रांस. अब फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक और फायदा हुआ, और वो था कि पब्लिक को ओवरऑल पर्सपेक्टिव या व्यू मिलने लगा जो भी कंट्री में हो रहा था. तो लोग पढ़ते थे और उनको सारा समझ आ गया, मतलब एक व्यू मिल गया ऑफ ऑल द इश्यूज दैट वर देयर इन द कंट्री. थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट अपोजिंग व्यूज भी मिलने लगे थे, और हर पार्टी या साइड अपने व्यू को प्रिंट मीडिया के थ्रू एक्सप्रेस करने लगे थे, so that others could be convinced. तो इस तरह से क्या हुआ? किसी भी इश्यू के दोनों साइड्स पब्लिक के सामने आने लगे, क्योंकि किसी भी इश्यू के बारे में there used to be yes or no. तो दो साइड्स थे, दोनों साइड्स पब्लिक की नोटिस में आने लगे. अब जब भी कोई कल्चरल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज होती थी, जैसे कि प्लेज, सॉन्ग्स, फेस्टिव प्रोसेशंस, क्या होता था? पीपल जो थे हजारों के नंबर में पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि अब तो सेंसरशिप थी ही नहीं. सो लॉट्स ऑफ पीपल वुड पार्टिसिपेट इन दीज कल्चरल एक्टिविटीज.
इन सब तरीकों से कॉमन पीपल अब आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस को बेटर अंडरस्टैंड करने लगे थे। यही आइडियाज थे जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स अपनी बुक्स एंड टेक्स्ट्स में एक्सप्रेस करते थे। बट बिफोर द सेंसरशिप वाज अबॉलिश्ड, ये जो आइडियाज थे एंड द प्रिंसिपल्स हैंडफुल ऑफ पीपल तक ही पहुंच पाते थे। और वो कौन थे पीपल? वो थे एजुकेटेड पीपल हु कुड रीड। तो अभी तक हमने क्या करा? अभी तक हमने करा कि आफ्टर 1789 फ्रांस में जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ ऐसे लॉज पास करे जिससे क्या हुआ, मीनिंग ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सबको एवरीडे प्रैक्टिस में इंक्लूड कर दिया गया। मतलब लोगों की लाइफ में ये एक हिस्सा बन गया। तो अब ये बताओ कि एक इम्पोर्टेंट लॉ पास हुआ था उस टाइम पे, वो कब हुआ था? सोचो, याद होना चाहिए। हाँ, वो हुआ था आफ्टर द अटैक ऑन बैस्टिल इन द समर ऑफ 1789। और वो क्या लॉ था? वो था अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। अब क्या हुआ कि लोग जो है अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने लगे। किसमें? प्रिंट में, इन प्लेस, सॉन्ग्स, इन सब में वो एक्सप्रेस करने लगे और लोगों तक ये नए आइडियाज पहुंचने लगे। और इन सब तरीकों से कॉमन पीपल अब आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस को बेटर अंडरस्टैंड करने लगे। तो अब लेते हैं एक क्विक रिकैप। इन द फॉलोइंग इयर्स आफ्टर 1789, फ्रांस में रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज पास किए जिसने आइडियल्स एंड मीनिंग ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी को एवरीडे प्रैक्टिस में इंक्लूड कर लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट लॉ जो पास हुआ था was after the attack on Bastille और ये था in the summer of 1789 और ये लॉ था the abolition of censorship। अब हर चीज जो पब्लिश होती थी फ्रीली डिस्कस और डिस्क्राइब करने लगी about all the events and changes that were taking place in France। पहले क्या होता था? पहले कोई भी न्यूज, कोई भी बुक, कोई भी प्ले, बिफोर इट वाज पब्लिश्ड और बिफोर इट वाज परफॉर्म्ड, वो पहले सेंसर की जाती थी। और ये होता था थ्रू सेंसर्स जो किंग अपॉइंट करते थे या मोनार्क अपॉइंट करते थे। तो ये सेंसर जो थे, these people would read the material जो प्रिंट होना था और प्लेस भी देखते थे, सॉन्ग्स भी सुनते थे और तब किंग को बताते थे कि these things okay for print और परफॉर्मेंस। इसको कहते हैं सेंसरशिप। और फिर किंग या मोनार्क परमिशन देते थे कि हाँ, ये चीज प्रिंट हो सकती है और ये चीजें परफॉर्म हो सकती हैं। तो ये जो अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप हुआ, इससे अब कई चीजें पब्लिश होने लगी विदाउट बीइंग सेंसर्ड और कई चीजें परफॉर्म होने लगी फ्रीली। और अब क्या हुआ, जो ये चीजें परफॉर्म होती थी या पब्लिश होती थी, ये फ्रीली डिस्कस एंड डिस्क्राइब करने लगी अबाउट ऑल द इवेंट्स एंड चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। अब थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट अपोजिंग व्यूज भी मिलने लगी और हर पार्टी या साइड अपना पक्ष को प्रिंट मीडिया के थ्रू एक्सप्रेस करने लगे। तो वो लोग अपनी साइड, अपनी व्यूज को प्रिंट मीडिया के थ्रू एक्सप्रेस करने लगे और इन सब तरीकों से कॉमन पीपल अब आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस को बेटर अंडरस्टैंड करने लगे थे। Now let's do a quick revision. The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideas of liberty and equality into everyday practice. One important law
that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. Newspapers, pamphlets, books, and printed pictures described and discussed the events and changes taking place in France. Freedom of the press also meant that opposing views of events could be expressed. This was one way by which people could grasp and identify with ideals such as equality, liberty,